तैयार रहिए। स्टार्ट। पिछले हफ्ते अजरबैजान में हुए COP29 जलवायु सम्मेलन का नतीजा निराशाजनक रहा। इसे कुछ हद तक 3 सप्ताह पहले आए अमेरिकी चुनाव परिणामों की कूटनीतिक झलक माना जा सकता है। अमेरिका के प्रगतिशील राजनीतिक समूह कामकाजी वर्ग एवं गैर श्वेत समुदाय को अपना स्वाभाविक साथी समझते थे, लेकिन इन्हीं वर्गों ने पारंपरिक रिपब्लिकन्स के साथ गठजोड़ कर उनके सम्मुख चुनौती पेश कर दी। ठीक इसी तरह बाकू में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में अमीर देशों के दुनिया में कार्बन उत्सर्जन को कम करने और जलवायु कार्यक्रमों को वित्त पोषित करने के प्रयासों को उन्हीं विकासशील देशों का बहुत कम समर्थन मिल पाया जो वैश्विक तापमान वृद्धि के जोखिम से सबसे अधिक जूझ रहे हैं। अमेरिका और अजरबैजान में उपजी ये दोनों ही स्थितियां यह दर्शाती हैं कि कैसे राजनीति अक्सर आकांक्षाओं पर आधारित होती है। 19वीं सदी से ही रूढ़िवादी यह दावा करते रहे हैं कि उनकी नीतियां कामकाजी वर्ग के लिए समृद्धि और स्वतंत्रता हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका है। इसी तर्ज पर जलवायु कार्रवाई के विरोधी यह तर्क देते हैं कि पर्यावरणवाद गरीब देशों को गरीब बनाए रखने की एक संरक्षणवादी साजिश है। उनका कहना है कि केवल जीवाश्म ईंधन ही विकासशील देशों को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। अमीर मुल्क कभी भी अपने द्वारा उत्पन्न किए गए कार्बन ऋण को पूरी तरह चुका नहीं सकते। कुछ हद तक सच्चाई से भरे इस तर्क में दम लगता है। विश्व बैंक द्वारा उच्च आय वाले देशों की सूची में 86 देश शामिल हैं। इनमें यूरोप, जापान, उत्तरी अमेरिका और ओशिनिया की पारंपरिक उपनिवेशवादी शक्तियों और कैरिबियन एवं पूर्वी यूरोप में उनके निकटतम पड़ोसियों के बाद सबसे बड़ा समूह पेट्रोलियम निर्यातक देशों का है। तेल की बदौलत पिछली 13 शताब्दियों से राजनीतिक रूप से अस्थिर अरब प्रायद्वीप के हाथों में अब जलवायु नीतियों को बनाने या तोड़ने की कूटनीतिक ताकत है। दुनिया के 70% कोयले का उपयोग करने वाले चीन और भारत जैसे देशों की तेज प्रगति से विकासशील देशों को जीवाश्म ईंधन आधारित समृद्धि का रास्ता आकर्षक लगता है। इस संदर्भ में लोकतांत्रिक चुनावों की तरह वैश्विक शिखर सम्मेलन अक्सर इस पर निर्भर करते हैं कि कौन सा पक्ष सबसे गरीब वर्ग को लाभ पहुंचाने की संभावना रखता है। समृद्ध और जलवायु के प्रति जागरूक देशों को स्वीकार करना होगा कि वे इस तर्क में पिछड़ रहे हैं। 2009 के कोपेनहेगन बैठक में वादा किए गए प्रतिवर्ष $100 बिलियन के जलवायु वित्त को अगले दशक में $300 बिलियन तक बढ़ाने पर चल रही सौदेबाजी पर गौर फरमाइए। मार्क गोंगलॉफ ने लिखा है कि वह राशि आवश्यक खरबों डॉलर के मुकाबले बहुत कम है, खासकर जब यह नया वित्त पोषण न होकर पुराने ऋणों पर आधारित है, जिसमें विकासशील देशों को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जीवाश्म ईंधन आधारित विकास के आर्थिक लाभ का मुकाबला करने में भी असफल हो रहा है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मध्य अफ्रीकी सदस्य गैबोन इसका एक उदाहरण है।
2.5 करोड़ आबादी वाले इस देश को अक्सर उतना ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त होता है जितना कि 10 करोड़ जनसंख्या वाले कांगो को। स्टॉप।